नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा मामला लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर एक व्यक्ति के साथ में बेईमानी हो गई, ठगी हो गई, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन जो है उस चीज़ को सही ढंग से हैंडल कर ही नहीं रहा और हैंडल करना चाह ही नहीं रहा। इसके लिए जो है अगर मैं आपको सब कागज़ पत्तर कैमरे के सामने दिखाऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम थोड़ा शॉर्ट के अंदर बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त का तकाजा होगा हम सारे सबूत और सारे प्रूफ सामने लेकर आएंगे। हुआ क्या, मोटी सी बात हम आपको बताते हैं। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी, इन्होंने एक अनरजिस्टर्ड ट्रैक्टर जो है उसको महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के माध्यम से ऑनलाइन सेल किया, यानी कि बोली लगाकर इसको सेल किया गया। अब उस ट्रैक्टर को खरीद लिया गया और खरीदने के बाद में जब बैंक के द्वारा अप्रूवल दिया गया तो मतलब कि महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा जब अप्रूवल दिया गया तो अप्रूवल देने के बाद में महिंद्रा फाइनेंस के कर्मचारियों के द्वारा महिंद्रा फाइनेंस मुंबई का एक अकाउंट नंबर जो है प्राप्त हुआ और उसके अंदर 4 लाख रुपया जो ट्रैक्टर खरीदने वाले के खाते से उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। सारा कुछ ऑनलाइन या हमारे जो मतलब कि फ़ोन की आजकल सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन क्रांति है, इसके माध्यम से सब कुछ दिया गया। अब पैसा देने के बाद में जब ट्रैक्टर को हैंडओवर करने की बात आई तो कहा गया कि आपको जो है अंडरटेकिंग फार्म देना होगा। तो क्योंकि हम लोगों को सबको ये सोचना होता है कि यार बैंक वाले हैं, ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ तो करेंगे और पैसा भी दिया जा चुका है, 4 लाख रुपया दिया जा चुका है, तो अब ये ज़्यादा किंतु परंतु वाली बात तो रहती नहीं है। तो एक अंडरटेकिंग जो है वो दे दी गई। अंडरटेकिंग ये दे दी गई कि हम जो है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस को जो है नहीं कुछ कहेंगे, हम ट्रैक्टर को खुद ट्रांसफ़र करवाएंगे, ठीक है, और ट्रैक्टर को ट्रांसफ़र करवाने के बाद में उसके ऊपर जो खर्च होगा वो हम लगाएंगे। मतलब कि ट्रैक्टर को ट्रांसफ़र कराने का जो खर्च होगा वो हम लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर बात है। अब समस्या क्या आ रही है कि ट्रैक्टर अनरजिस्टर्ड है, मतलब कि किसी भी आरटीओ अथॉरिटी के अंदर वो ट्रैक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। और उस ट्रैक्टर के लिए जो महिंद्रा फाइनेंस कागज़ प्रोवाइड करा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा रहा है, वो करवा रहा है दोस्तों 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 और 30। और जो ट्रैक्टर का पहला क्रेता था जिसने महिंद्रा फाइनेंस से लोन लिया था, वो लेडीज़ थी, कोई रेखा बाई नाम की, उनकी फ़ोटोएँ और उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है। अब ट्रैक्टर रजिस्टर्ड नहीं है आरटीओ में और कागज़ दिए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद के ट्रांसफ़र के। अब इस बात को लेकर जब बैंक वालों से वार्तालाप की गई तो बैंक वालों ने दोबारा क्या किया, एनओसी आरटीओ महेंद्रगढ़ के नाम की, एनओसी इंश्योरेंस कंपनी के नाम की, साथ में 35 नंबर फार्म और इनवॉइस की फ़ोटो कापी ये प्रोवाइड करवा दी। अब जब इन सब चीज़ों से भी समाधान नहीं होता हुआ नज़र आ रहा था तब उन्होंने उनसे जब इस बात के लिए तकाजा किया गया कि भाई इससे कैसे होगा, उसकी आरसी को बनवाने के लिए 20 नंबर और 21 नंबर फार्म लगेगा, वो आप प्रोवाइड करवाइए। तो कहे वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप हमको कागज़ दीजिए और उसकी आरसी बनवाने का जो खर्च होगा वो हम झेल लेंगे, ठीक है। लेकिन आरसी तो आप ही लोग देंगे ना, क्योंकि आप ही ने रेखा बाई का लोन किया था, आप ही की डीलरशिप के साथ में बातचीत थी। ये देखिए, हम आपको एक कागज़ डीलरशिप का दिखा भी देते हैं। ये कागज़ को ज़रा गौर से देखिए, इसमें शायद आपको स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम आपको तब भी दिखा देते हैं और कुछ आपको इसके ऊपर पढ़ के भी बता देते हैं। ये दोस्तों डिलीवरी ऑर्डर, व्हीकल लीज अथॉरिटी ऑनलाइन, और आगे इसका नंबर है। जो भी इन्होंने डीलरशिप को महिंद्रा फाइनेंस वालों ने कागज़ भेजा कि आप जो है रेखा बाई को ट्रैक्टर की डिलीवरी दे दीजिए, ठीक है।
और इसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि फॉर्म 20 एंड आवर लेटर एड्रेस्ड RTO इंश्योरेंस कंपनी प्लीज सेंड फॉलोइंग आवर लोकल ऑफिस इमीडिएटली। मतलब कि उन्होंने कहा ट्रैक्टर तो आप इनको दे दीजिए, जैसा कि हरियाणा के अंदर की एक पॉलिसी है कि ट्रैक्टर को बेचने के बाद में डीलरशिप जो है वो ही आगे जो भी ट्रैक्टर हो या कोई भी मोटरसाइकिल हो, कार हो, उसकी RC RTO से वही बनवा के देता है और लोन वगैरह उसी टाइम पार्टी के साथ में चार्जेस जोड़ के लोन वगैरह जो है लोन करने से पहले बीमा वगैरह सब मतलब की व्यवस्थाएं जो है डीलरशिप करती है और उसके लिए जो है पेमेंट जो है वो देने के लिए एक अथॉरिटी लेटर फाइनेंस कंपनी देती है। और उसके बाद हम आपको एक कागज़ और दिखा दें, हम लोगों ने ये भी आगे जाके ढूंढा, ये है ट्रैक्टर डिलीवरी चालान, शायद आप पढ़ पा रहे हो, ट्रैक्टर डिलीवरी चालान। इसमें जो है लिखा गया है कि ट्रैक्टर की कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रैक्टर बिल्कुल सही कंडीशन में था, ये सामान ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ था। और यहाँ लिखा है यदि ट्रैक्टर डिलीवरी के समय 7 दिन के अंदर कीमत अदा नहीं की गई तो 20% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो वहाँ पे भी टिक लगा है कि कोई ऐसा बकाया नहीं है। ठीक है, चलिए ये उनकी आपकी दिक्कत है, लेकिन हम लोग आप लोगों के सामने ये सब समस्याएं क्यों लेकर आ रहे हैं। अब क्या हुआ, जिन डॉक्यूमेंट्स से समस्या का समाधान नहीं हो रहा था वो डॉक्यूमेंट्स जो थे दिए गए, और जिनसे समस्या का समाधान हो रहा था वो उन्होंने दिए नहीं। ठीक है, अब जब दिए नहीं तो बात विवादित हो गई और इसके लिए पुलिस मतलब कि जिला लखीमपुर खीरी की पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया गया। अलग अलग माध्यम से बाई हैंड एप्लीकेशन दी गई, डाक के द्वारा दी गई, मुख्यमंत्री साहब को जो है ऑन डाक के द्वारा एप्लीकेशन दी गई, कप्तान साहब को सीधा मिला भी गया और डाक के द्वारा एप्लीकेशन दी गई। मतलब कि कम से कम 5-7 एप्लीकेशन जो है डाली गई, जो कि मुख्यमंत्री पोर्टल के ऊपर इस समय देखी भी जा सकती हैं। उसके बाद में आयाख्या लिखी गई। आयाख्या में यही नहीं निर्धारित हो पा रहा कि मुकदमा कहाँ लिखा जाए। फूलवेड़ वाले कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, मुकदमा कोतवाली में लिखवाइए या मुकदमा आप हरियाणा जाके लिखवाइए। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का सबसे पहला मकसद ये है कि मेरे को ये बताया जाए कि भारत में मुकदमा लिखवाने का प्रावधान क्या है, कहाँ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो सुना करते थे कि बताया जाता है कि FIR जो है आप कहीं भी लिखवा सकते हैं, लेकिन पुलिस वालों का ये कहना है कि हम लोग यहाँ से वहाँ जांच करने कैसे जाएंगे, आप जो है वहाँ जाकर मुकदमा लिखवा दीजिए। ठीक है, अब वहाँ पे हम लोग संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं भैया हमारा मैटर नहीं है, आप लोग अपने पुराने वहाँ पे जाके मुकदमा लिखवाइए। और अगर हम आप लोग आपस में बातचीत कराने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए वो एग्री नहीं है, अपनी जिम्मेदारी को कोई भी नहीं निभा रहा। अब दोस्तों क्या हुआ, ट्रैक्टर की ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में, यार्ड का खर्चा वहन करने के बाद में, हम लोगों ने कहीं भी ट्रैक्टर के जो भौतिक जो उसकी संरचना है ना है, हमने ट्रैक्टर के अंदर या उसके इंजन में या उसकी बॉडी में कहीं कोई ऑब्जेक्शन किंतु परंतु नहीं किया। हमारा एक सीधा सा सिस्टम था कि भाई हमारे ट्रैक्टर को जो है आप RC बनवाने के लिए हमको कागज़ दे दीजिए, RC बनवाने की जो फीस है वो हम खुद दे देंगे। ठीक है, आप हमको उतने कागज़ तो दें जिससे RTO जो है RC रिलीज़ कर सके। अब इस बात के लिए हम आपको बताएं, मैं लखीमपुर खीरी के कप्तान साहब से मिला। कप्तान साहब ने कहा कि भाई लालच कर गया। जब महिंद्रा फाइनेंस कंपनी या राजा राम ट्रैक्टर्स महेंद्रगढ़, उन्होंने जब अपने ट्रैक्टर को किसी व्यक्ति को बेचा, वो तो व्यापार कर रहे थे, और अगर हम लोगों ने बोली लगाकर उस चीज़ को खरीद लिया तो हम लोग लालची हो गए। ये तो हमारे अधिकारियों के वर्ड हैं। दोस्तों दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात है,
कि हम लोगों ने बोली लगाने के बाद में कोई ऐसा नहीं है कि 10 लाख की चीज़ को 5 लाख में खरीद लिया, 5 लाख की चीज़ को 2.5 लाख में खरीद लिया। बोली लगाई और मार्केट का जो जायज़ रेट था उसी रेट में उसको खरीदा। और जो बैंक वाले हैं, बैंक वालों से हमारी इस बात के लिए कई बार वार्तालाप हुई है, क्या जी हमारी मर्जी हो हम अप्रूवल दें, हमारी मर्जी हो हम अप्रूवल ना दें। आप एक चीज़ बताइए, जहाँ तक हम मोटी मोटी भाषा में जानते हैं, जब कोई चीज़ नीलाम होने के लिए बोली वाले साधन के ऊपर आ गई और सबने बोली दी और कम से कम 4-5 दिन वो चीज़ ऑनलाइन शो होती रही, तो उसमें ये बात कैसे आ जाएगी कि हमारी मर्जी है हम दें, हमारी मर्जी है ना दें? तो फिर आपने बोली लगाई क्यों? ठीक है, जब आपने बोली लगा दी और बोली लगने के बाद में ठीक आदमी अपना समय भी लगा रहा है और अपने पैसे को भी बीच में इन्वेस्ट कर रहा है, और जाहिर सी बात है जब उसने बोली जीती तो वो अपने पास उस रकम को बरकरार भी रखेगा, क्योंकि उसको पेमेंट को भरना है तभी तो उसको हैंड ओवर करेगा। लेकिन कायदे कानून की सब धज्जियाँ उड़ रही हैं, किसी का कोई फॉलोअप नहीं है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, रिजर्व बैंक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, और ऐसी कंपनियां ऐसे फ्रॉडों को पनपा रही हैं। अब दूसरी बात, जब दोस्तों उस संबंधित ट्रैक्टर का या व्हीकल का की आरसी नहीं बनी है, तो जाहिर सी बात है हम भारत के कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आरसी बनेगी तो कोई 200-400-500 की रसीद तो कटेगी, और खाली एक ट्रैक्टर नहीं है। मैं देखा करता हूं कि कम से कम अगर 1000 ट्रैक्टर नीलाम करने के लिए आते हैं तो 250 से लेकर 300 ट्रैक्टर अनरजिस्टर्ड हैं, जिनको लोन वाली कंपनियों ने फटाफट लोन कर दिया, डीलरशिप ने फटाफट अपने गले से उतार के अपना पैसा जेब में कर लिया, उसके बाद उनकी आरसी नहीं बनी, वो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। और हम किसी न किसी तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए ये सब चीज़ें सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। हमारे मित्र हैं सुंदरबल चौकी के जो इंचार्ज हैं, वो क्या लिख रहे हैं उनका भी हम आपको थोड़ा सा सुना देते हैं, हालांकि वो फ़ोन के अंदर है। उन्होंने जो लिखा, जो मेरे को समझ आया, मैं उसी के अनुसार बता देता हूँ। वो दोस्तों ये बात लिख रहे हैं कि अंडरटेकिंग का कागज़ दे दिया गया था, ठीक है, और फाइनेंस कंपनी वालों ने कहा कि जो संभव मदद होगी वो हम इनकी मदद करेंगे, ठीक है। और जो है ये पुलिस के हस्तक्षेप का मामला नहीं लग रहा है, अगर इनको कोई समस्या है तो परिवाद के लिए अदालत के अंदर चले जाएं। मेरा जो कहना है, अब मेरी बात को दोबारा से फिर सुन लीजिए, क्योंकि मैंने मीडिया का प्लेटफॉर्म लिया ही इसलिए है, किसी भी जो अधिकारी है या जो भी उच्च स्तर का जांच का अधिकारी है उससे बहस करना ठीक नहीं लगता। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए ट्रैक्टर की आरसी बनी नहीं, मतलब कि रजिस्टर्ड ट्रैक्टर नहीं हुआ है। अब उस आरसी की जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो आप हमारे को एनओसी आरटीओ महेंद्रगढ़ के नाम की क्यों दे रहे हैं, जबकि हमने सूचना के अधिकार के माध्यम से मांगा था। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मांगी गई सूचना चैसी नंबर फला फला, इंजन नंबर फला फला का वाहन पोर्टल पर, ठीक है, नॉट फाउंड दर्शाता है। हालांकि आरटीओ जो थे, आरटीओ साहब ने पूर्णतः व्याख्या नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने लिख लिया। हमने पूछा था कि आपके यहाँ आरटीओ ऑफिस के अंदर ये चैसी नंबर और ये इंजन नंबर का ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है या कोई ऐसी फाइल बनी है? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो है वाहन पोर्टल, जो सरकार के द्वारा वाहन पोर्टल होता है, उसके अंदर सर्च किया तो उन्होंने कहा कि वो नोट फाउंड दिखाता कि ऐसी कोई भी चीज़ हमारे पास में रजिस्टर्ड नहीं है। अब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप आरटीओ महेंद्रगढ़ के नाम की एनओसी किस आधार पर बना रहे हैं, जिसमें आप लिख रहे हैं कि भाई हमने अपना लोन प्राप्त कर लिया है और हमको अब इस व्हीकल से कोई मतलब नहीं है, इसको बिना लोन के अब समझा जाए। भाई
एक काम जब हुआ ही नहीं तो आप उनको किस तरीके से लेटर के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। दूसरी बात, जब आरसी ही नहीं बनी, जब क्रेता के नाम पर व्हीकल रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, तो आप 26 नंबर से लेकर 30 नंबर तक का फॉर्म किस आधार पे दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आरसी नहीं बनी तो आप 26, 27, 28, 29, 30 किस आधार पे दे रहे हैं। मतलब कि ट्रैक्टर नाम करवा के आगे उसको बेचने का अधिकार किस आधार पे दे रहे हैं। आरटीओ के ये फार्म है, आरटीओ से इसको ट्रांसफ़र होना है और आरटीओ तो कह रहा है मेरे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये देख लीजिए। ठीक है, अब ये धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है। और ये फॉर्मेलिटीज़ क्यों की गई ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कल को अगर शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी तो वहाँ पर ये रिकॉर्ड वो आगे रख देंगे, देखिए सर हमने इनसे ये लिखवा लिया था, ठीक है, देखिए सर हमने इनको ट्रांसफ़र के लिए ये कागज़ दे दिए, अब आरसी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल मानता हूँ, हमने आपको लिख के दिया आरसी बनवाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आरसी बनवाने के लिए 20-21 नंबर फार्म प्रोवाइड करवाना तो आपकी जिम्मेदारी है। आरसी बनाने के अंदर जो फीस लगती है वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकारी के समक्ष जो उस व्हीकल या ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, वो सब तो आप ही उनको प्रोवाइड करवाओगे। और जिस क्रेता जिसने उस समय ट्रैक्टर खरीदा था, जिसने आपसे लोन लिया था, उसको तो वहाँ पर आप ही लेकर आओगे। लेकिन आप लोगों ने क्या शातिर माइंड चला। देखिए मैं आपके माइंड की तारीफ करता हूँ। पेमेंट मैंने दिया, आपके खाते में डाला, महिंद्रा फाइनेंस के खाते में डाला, ऑन रिकॉर्ड ये बात है, ठीक है। आपने वो पेमेंट उठा के रेखा भाई का लोन क्लोज कर दिया और अपना पैसा पूरा करके अपने घर बैठ गए, तो ये 420 नहीं है। उसके बाद में संबंधित दरोगा को आप ये बात कह रहे हैं कि मैंने अपना ट्रैक्टर बेचा है, मेरा लोन बाकी था, मैंने अपना लोन पूरा कर दिया, अब मेरे को क्या मतलब। तो ये क्या फ्रॉड नहीं है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पुलिस वाले भी आंखों पे पट्टी बांधे बैठे हैं ताकि उनको हरियाणा जाके तफ्तीश ना करनी पड़े। ठीक है भाई, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। जांच करना आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में है। अब मैं तो जांच करने जा नहीं सकता हूं, और उसके बाद में आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में है, आपके पास कोई अपनी समस्या को लेकर आया, उस समस्या का समाधान करना आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में है। मेरे अनुसार कागजों की हेरफेर करके महिंद्रा फाइनेंस ने फ्रॉड किया है। गलत जानकारियां देने के बाद में मेरे को जो है आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान किया है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को कष्ट ना उठाना पड़े इसलिए जो है पुलिस जिम्मेदारी नहीं उठा रही है। अब आदमी कहाँ जाए, कौन सा दरवाज़ा खटखटाए। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपनी समस्या आप लोगों के सामने रख दी है, समाधान तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी आप लोग नहीं करेंगे तो मजबूरन जो मेरे अधिकार हैं, जो मेरा संविधान देता है विरोध दर्ज करना, उस तरीके से मेरे को विरोध दर्ज करना पड़ेगा। और मैं कहाँ जाऊँ भाई। एक चीज़ जो है जिसका मैंने पैसा दिया है, जिसको मैंने चोरी से जाके नहीं खरीदा, जिसको मैंने ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से बोली लगाकर, कंपटीशन में बोली लगाकर खरीदा है, और उसको मैं अपने नाम नहीं करवा पा रहा हूँ। ठीक है, और आप सिर्फ आगे क्या कहते हैं, आगे फीडबैक में क्या कहते हैं, भाई ये अपने नाम नहीं करवा पा रहा, ये तो एक छोटी सी बात है। नहीं, यहाँ पर ये चीज़ है कि किस तरीके से ये फाइनेंस कंपनियाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागकर, ठीक है, अपने किए हुए के ऊपर पर्दा डालती हैं। क्योंकि जब कभी इसका लोन अप्रूवल आया होगा, लोन सैंक्शन हुआ होगा, उसके बाद में डीलरशिप के पास लोन गया होगा, तो जाहिर सी बात है अगर उसी समय आरसी बनवा दी जाती या उसी समय आरसी के ऊपर लोन चढ़ के आ गया होता, तो आज ये छोटी सी चूक इतनी बड़ी समस्या, जो छोटी सी की गई लापरवाही इतनी बड़ी समस्या का रूप नहीं लेती। ठीक है, हम लोग भी ट्रैक्टर लेके अपने घर में अपने नाम करवा के तसल्ली से
इसको चला रहे होते या इसको आगे सेल कर दिए होते, ठीक है, और बैंक वाले भी अपने पैसे को कवर कर देते। लेकिन बैंक वाले जो है जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई है ही नहीं जिम्मेदारी निभाने वाला। दोस्तों, उसके बाद एक बात मैं आप लोगों के संज्ञान में और लाना चाहूँगा। ये जो फ्रॉड फाइनेंस कंपनियां या उसके आगे करिंदे करते हैं, इसके ऊपर सरकार को सख्त रुख अपनाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर 1000 ट्रैक्टर दोबारा से खिंचा हुआ सेल होने के लिए आता है तो उसमें 200 से लेकर 250 ट्रैक्टर अनरजिस्टर्ड है और कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। और दूसरी बात भाई, ये जो आप बता रहे हैं रेखा बाई के सिग्नेचर किए हुए आरटीओ के प्रारूप दे रहे हैं, 35 नंबर भी आपने रेखा बाई के सिग्नेचर के साथ में दिया हुआ, तो इसका मतलब अगर रेखा बाई आपके साथ में सहमत है, ठीक है, तो आप उसको आरटीओ के सामने जाके क्यों नहीं खड़ा करते हैं? हम लोग भी आ जाएंगे, आरटीओ के सामने खड़ा करिए कि सर इसने खरीदी थी ट्रैक्टर, किन्हीं कारणों से ये नहीं पैसा भर पाई, ठीक है, और ये जो है पूर्णतः जिम्मेदारी के लिए तैयार है और इसकी जो है हमने इनसे पैसा लेके अपना जो है खर्चा जो है पूरा कर लिया है और विनती है अब इनके नाम आरसी बना के इनके नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए या इनको एनओसी दे दी जाए। लेकिन शायद बीच में कोई झोल है जो आप लोग शो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर इसको प्रथम दृष्टि के हिसाब से देखा जाए, रेखा बाई से जब आपने ट्रैक्टर की रिकवरी की होगी तो जाहिर सी बात है वो सहमत होगी, तभी तो आपने उस ट्रैक्टर को रोका और उसके बाद में उसको दोबारा से ऑनलाइन में सेल किया, या जबरन उससे छीन लाए थे? ऐसा तो नहीं है। अगर आप उससे जबरन छीन लाए थे तो जो फाइनेंस कंपनियां रिकवरी के समय पे सिलेंडर लेटर सिग्नेचर करवाती हैं वो कहाँ है? वो कहाँ है भाई? फिर उसके बाद में डीलरशिप जो है, जिसने अपना ट्रैक्टर बेचा और जिसने प्रॉफिट उस समय भी कमाया होगा, वो डीलरशिप क्यों नहीं आगे आरटीओ को कागज दे रहा 20-21 नंबर फार्म? इसको ना ही किसी संबंधित अधिकारी ने पूछने की ज़रूरत महसूस की, ना ही फाइनेंस कंपनी ने बताने की ज़रूरत महसूस की, ठीक है, और तीसरे आदमी से तो वो बात करेंगे क्यों? क्योंकि ना ही हमने उनसे ट्रैक्टर खरीदा है, ना ही उन्होंने हमको ये ट्रैक्टर बेचा है, तो वो हमको क्यों जवाब देंगे? जवाब तो आप लोगों को देंगे ना, जिन्होंने उनके व्हीकल के ऊपर जो है मतलब कि लोन किया है। तो इसी तरीके से ये बात को अलग अलग तरीके से घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, फाइनेंस कंपनियां जो है वो मकारी के ऊपर उतारू हो गई हैं और जिसके कारण नुकसान आम जनमानस को हो रहा है। तो मेरी विनती है कि मेरे को गाइड करें और मेरे इस मामले के अंदर जो है एक नई प्रथा के अनुसार हम लोगों को मार्गदर्शित करने के साथ में समस्या का समाधान करने में सहयोग करवाएं और संबंधित फाइनेंस कंपनी के ऊपर गबन हेराफेरी 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए और जो मेरे को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई फाइनेंस कंपनी करे। यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। अगर कोई शब्द गलत निकल गए हों तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं इसी तरीके से आप लोगों का कुछ ना कुछ समय लेता रहूँगा जब तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाता। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।